बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम CS 201 फाइनल टर्म प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे। ये कंप्लीट पोर्टल डिज़ाइन किया गया है जिसके अंदर आपको लेक्चर 19 से 45 तक के तमाम MCQ कराए जाएंगे और हर लेक्चर के अंदर 10 MCQ होंगे, प्लस इनका कंसेप्ट भी आपको प्रोवाइड किया जाएगा। इस पोर्टल का जो पार्ट 2 है वो है एरर एंड आउटपुट। तो स्टूडेंट्स एक बात याद रखें कि वर्चुअल यूनिवर्सिटी के अंदर कोडिंग वाले जो सब्जेक्ट्स होते हैं उनकी थ्योरी कभी भी नहीं पूछी जाती। आपके सब्जेक्टिव के अंदर हमेशा आपसे कोडिंग पूछी जाती है। तो शॉर्ट क्वेश्चंस के अंदर एरर और आउटपुट वाले क्वेश्चंस आते हैं, जबकि लॉन्ग क्वेश्चंस के अंदर आपके प्रोग्राम्स आते हैं। तो इंशाल्लाह हम इन तमाम प्रोग्राम्स को भी कवर करेंगे और आपकी लैब्स तो CS 201 प्रैक्टिकल का तमाम सब्जेक्टिव आपकी 15 लैब के अंदर से आता है। जस्ट अगर आप अपनी 15 लैब कर लेते हैं और MCQ आप हैंड आउट से या ये जो MCQ मैं करवा रही हूँ उसको कंप्लीट कर लेते हैं तो आप प्रैक्टिकल के अंदर फुल स्कोर कर सकते हैं। इसके बाद आपका सैंपल पेपर तैयार किया गया है जो कि LMS के डाउनलोड फाइल सेक्शन के अंदर से लिया गया है। तो आज की वीडियो में हम MCQ कवर करेंगे। इस सीरीज को हम 5 वीडियोस के अंदर कवर करेंगे इंशाल्लाह। तो आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है और वीडियो को लाइक जरूर करना है और आने वाले तमाम पार्ट्स को भी जरूर वॉच करना है। लेक्चर नंबर 19 का सबसे पहला MCQ है, विच फंक्शन इज यूज टू रीड बाइनरी डेटा फ्रॉम अ फाइल। यहाँ पर एक अमेजिंग ऑप्शन ये भी है इस पोर्टल के अंदर कि ऑटो सिलेक्ट। जैसे ही आप ऑटो सिलेक्ट पर क्लिक करते हैं आपके तमाम MCQs का करेक्ट आंसर मार्क्ड हो जाता है। तो जो स्टूडेंट्स इसको पेड बाय करेंगे वो इसको यूज कर सकते हैं। अगर किसी ने ये तमाम MCQ खुद से सॉल्व करने हैं तो वो यहाँ पर क्लिक करके भी इनको सॉल्व कर सकता है। तो स्टूडेंट्स ऐसा कौन सा फंक्शन होता है जो फाइल स्ट्रीम के अंदर बाइनरी डेटा को रीड करता है? तो स्टूडेंट रीड का फंक्शन बाइनरी डेटा को रीड करता है। यहाँ पर आप देख भी सकते हैं, द रीड फंक्शन रिट्रीव्स डेटा इन रॉ बाइनरी ब्लॉक्स। नेक्स्ट हमारे पास टू राइट अ बाइनरी डेटा विच फाइल मोड फ्लैग मस्ट बी यूज। तो कौन सा फाइल फ्लैग यूज करना चाहिए बाइनरी डेटा को राइट करने के लिए? ISO स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर बाइनरी। तो इसका नीचे कॉन्सेप्ट भी आप देख सकते हैं कि ISO बाइनरी डिसेबल टेक्स्ट ट्रांसलेशन। किस चीज को ये डिसेबल करता है? हमारी टेक्स्ट ट्रांसलेशन को। और सेविंग मेमोरी एग्जैक्टली एज स्टोर, और बिल्कुल इसी तरह से मेमोरी के अंदर सेव करता है जिस तरह से हम उसको स्टोर करना चाहते हैं। विच कास्टिंग इज रिक्वायर्ड व्हेन पासिंग ऑब्जेक्ट टू द राइट फंक्शन। तो जब हमने ऑब्जेक्ट को राइट फंक्शन के को पास करना हो तो हम किस टाइप की कास्टिंग को यूज करते हैं? तो हमें करेक्टर स्टैटिक की जो कास्टिंग होती है वो रिक्वायर होती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कंसेप्ट, राइट एक्सपेक्ट अ करेक्टर पॉइंटर टू द बिगिनिंग ऑफ द मेमोरी ब्लॉक। तो और हमेशा याद रखें हमारा जो राइट होता है वो एक्सपेक्ट करता है कि करेक्टर पॉइंटर हमेशा एट द बिगिनिंग ऑफ द मेमोरी अवेलेबल हो। विच डज द टेल जी फंक्शन रिटर्न। टेल जी फंक्शन किस चीज को रिटर्न करता है? टेल जी फंक्शन रिटर्न द करंट पोजीशन ऑफ अ गेट पॉइंटर। बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, ये MCQ आपका बहुत ज्यादा रिपीट होता है। तो आपने याद रखना है कि टेल जी रिटर्न द एब्सोल्यूट पोजीशन। हमारी जो एब्सोल्यूट पोजीशन होती है उसको रिटर्न करता है of the input pointer in a file stream. Which function move the input pointer to a specific location in a file. तो ऐसा कौन सा फंक्शन होता है जो इनपुट यानी कि रीड पॉइंटर को स्पेसिफिक लोकेशन ऑफ द फाइल पर मूव करवाता है? इसका आपने डिफरेंस याद रखना है। देखिए राइट फंक्शन की जब हम बात टेल फंक्शन की हम बात कर रहे थे तो बिल्कुल एक अलग कंसेप्ट था। तो अब हम बात कर रहे हैं इनपुट की यानी कि रीड की। तो सीक जी का हमारे पास जो फंक्शन होता है वो रीड पॉइंटर को स्पेसिफिक लोकेशन ऑफ द फाइल मूव करवाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं सीक जी मूव द गेट। सीक जी क्या करता है? रीड पॉइंटर के लिए यूज होता है, जबकि सी हमारे पास जो सी पी होता है वो पुट के लिए यूज होता है यानी कि राइट के लिए। और ये जो डिफरेंस है जस्ट आपने अगर आप इसको याद कर लेते हैं तो ये आपको कभी नहीं भूलेगा कि सीक जी जी है ना लास्ट पर, तो ये हमारा है गेट यानी कि रीड। और सीक पी तो पी को आप इसके साथ कर सकते हैं कि पुट यानी कि राइट। तो ये बड़ी आसान सी ट्रिक है। नेक्स्ट आपके पास है, व्हाट इज द प्राइमरी एडवांटेजेस ऑफ बाइनरी फाइल IO ओवर टेक्स्ट IO। तो देखें बाइनरी फाइल हमारे पास जो इनपुट आउटपुट होती है उसका क्या एडवांटेजेस है टेक्स्ट फाइल की
कंपैरिजन के अंदर अगर हम इन दोनों को कंपेयर करें तो एक बात याद रखें कि इट एग्जीक्यूट फास्टर एंड सेव स्पेस। हमारी जो बाइनरी फाइल होती है वो स्पेस को सेव करती है और उसकी एग्जीक्यूशन बहुत ज़्यादा फास्टर होती है। नेक्स्ट हमारे पास है इफ स्ट्रक्ट कंटेन 20 बाइट्स हाउ डू यू स्पेसिफाई द साइज फॉर राइट। अगर एक स्ट्रक्ट के अंदर आपके पास 20 बाइट्स हैं तो आप किस तरह से उसका साइज स्पेसिफाई कर सकते हैं राइट फंक्शन के लिए। तो स्टूडेंट सिंपल सा हमारे पास फार्मूला है, हम किस तरह से साइज को फाइंड आउट कर सकते हैं, साइज ऑफ, और यहाँ पर हम अपना स्ट्रक्ट का नेम लिख सकते हैं। एक बात याद रखें, यहाँ पर हमें स्ट्रक्ट का कहा गया है, लेकिन अगर यहाँ पर क्लास भी आ जाती तो यहाँ पर हम क्या मेंशन कर देते, क्लास का नेम मेंशन कर देते। इंशाल्लाह ये टॉपिक हम आगे कवर करेंगे। विच फंक्शन राइट्स रा मेमोरी टू द फाइल। ऐसा कौन सा फंक्शन होता है जो रा मेमोरी को राइट करता है, तो डेट इज अ राइट फंक्शन। ISO स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर कर इन सीक जी इम्प्लाइज एन ऑफसेट रिलेटिव टू। तो स्टूडेंट आपने याद रखना है कि सीक जी का जो ऑफसेट होता है वो किसके रेलिवेंट होता है, द करंट पोजीशन ऑफ द पॉइंटर। हमने अभी पढ़ा ना गेट करने के लिए, यानी कि कोई चीज हासिल करने के लिए, तो गेट हम वही चीज हासिल करते हैं जिसके ऊपर हम होते हैं, यानी कि हमारी करंट पोजीशन को। व्हाट हैपन इफ यू यूज सीक जी। अगर आप सीक जी को यूज करें 0 ISO स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर एंड, तो अगर आप इस फंक्शन को यूज करते हैं विद दिस स्पेसिफिक कमांड, तो इसका मतलब क्या होता है स्टूडेंट, पॉइंटर मूव टू एब्सोल्यूट एंड ऑफ द फाइल, क्योंकि हमने एंड का कीवर्ड यूज कर दिया, ठीक है। तो जब हम एंड का कीवर्ड यूज करते हैं तो हमारा पॉइंटर कहाँ पर मूव कर जाता है, एंड के ऊपर मूव कर जाता है। होप सो आपको लेक्चर नंबर 19 के MCQ कवर हो गए होंगे। अब हम करते हैं लेक्चर नंबर 20 के MCQs। लेक्चर नंबर 20 का सबसे पहला MCQ है, बाय डिफॉल्ट मेंबर्स ऑफ C++ स्ट्रक्चर्स आर। इसको आपने याद रखना है स्टूडेंट, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसको आपने इस चीज़ से याद रखना है, इसका डिफरेंस, कि हमारी जो क्लास होती है ना उसका डिफ़ॉल्ट हमारे पास जो मेंबर होता है या डिफ़ॉल्ट बिहेवियर होता है वो प्राइवेट होता है, ठीक है। लेकिन हमारे जो स्ट्रक्ट होता है उसका डिफ़ॉल्ट बिहेवियर हमेशा पब्लिक होता है। और स्टूडेंट बिहेवियर का मतलब यहाँ पर ये नहीं है कि ये डिफ़ॉल्ट ही हर चीज़ हमारे पास पब्लिक होगी, नहीं। जो मेंबर्स होते हैं ना, जो उस खानदान का हिस्सा होते हैं जिनको हमने स्ट्रक्चर की बॉडी के अंदर डिफाइन किया होता है, वो हमारे पास क्या होते हैं, मेंबर्स। और उन मेंबर्स को हमेशा क्या हम ट्रीट करते हैं, एज अ पब्लिक। ये कोडिंग के अंदर हम अच्छे से मास्टर करेंगे। विच ऑपरेटर इज यूज टू एक्सेस मेंबर्स ऑफ स्ट्रक्चर वेरिएबल्स। तो ऐसा कौन सा हमारे पास ऑपरेटर होता है जो स्ट्रक्चर वेरिएबल्स के मेंबर को एक्सेस करने के लिए इस्तेमाल होता है, तो डेट इज डॉट ऑपरेटर। यहाँ पर आप देख सकते हैं डॉट ऑपरेटर इज यूज टू डायरेक्ट स्ट्रक्चर वेरिएबल। आ यूनियन अलाउ मल्टीपल वेरिएबल्स टू। तो जो यूनियन होता है वो अलाउ करता है ताकि शेयर द एग्जैक्ट सेम मेमोरी लोकेशन। तो यूनियन के अंदर हम मल्टीपल वेरिएबल्स को एक ही जो सेम स्पेस होती है, ये सेम एलोकेशन होती है, मेमोरी एलोकेशन शेयर कर सकते हैं, यानी कि ये शेयरिंग के लिए बहुत ज़्यादा कमाल की चीज़ है। अ यूनियन एलोकेट इनफ मेमोरी टू इट्स लार्जेस्ट मेंबर, ठीक है। जो लार्जेस्ट मेंबर होते हैं उनको एक लार्जेस्ट मेमोरी यानी कि इनफ मेमोरी प्रोवाइड करता है, एंड ऑल मेंबर्स शेयर इट, ठीक है। और जो जितने भी उसके छोटे मेंबर्स होते हैं वो उसको शेयर कर लेते हैं। व्हाट इज द साइज ऑफ द यूनियन। तो यूनियन का साइज क्या होता है, यूनियन का साइज हमेशा उसका लार्जेस्ट मेंबर होता है, क्योंकि सारी स्पेस तो हम लार्जेस्ट को दे देते हैं, फिर फर्दर वो मेंबर नीचे अपनी स्पेस को ट्रांसफर करता है। विच ऑपरेटर एक्सेस मेंबर ऑफ अ स्ट्रक्चर विया पॉइंटर। तो विया पॉइंटर, पॉइंटर के थ्रू अगर हमने एक्सेस करना है मेंबर के हमारे स्ट्रक्चर के मेंबर को, तो हम एरो ऑपरेटर को यूज करते हैं। कैन अ स्ट्रक्चर कंटेन अनदर स्ट्रक्ट एज अ मेंबर। तो यस, इट इज कॉल्ड अ नेस्टेड स्ट्रक्चर। तो एक स्ट्रक्चर की बॉडी के अंदर हम दूसरे मेंबर को कॉल कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है इफ स्ट्रक्चर ए हैज अ इंट एंड डबल इट्स साइज इज टिपिकली। तो अगर हमारे पास एक स्ट्रक्चर ए है और उसका एक साइज हमारे पास इंट है और डबल है, तो इसके साइज को हम टिपिकली किस तरह से ट्रीट करेंगे, एट लीस्ट द सम ऑफ देयर साइजेस, यानी कि इन दोनों का जो सम होगा ना उसको हम
ट्रीट करेंगे और विद द पैडिंग, ठीक है, पैडिंग के कंसेप्ट को यूज करते हुए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं स्ट्रक्ट साइज इंक्लूड पैडिंग फॉर मेमोरी अलाइनमेंट, विच कीवर्ड इज यूज टू डिफाइन अ स्ट्रक्चर। तो वेरी इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट कॉमन है ये आपका, स्ट्रक्ट का कीवर्ड यूज होता है स्ट्रक्चर को डिफाइन करने के लिए। एरो ऑफ अ स्ट्रक्चर आर डिक्लेयर्ड लाइक, तो एरो को हम किस तरह से कर सकते हैं डिक्लेयर, तो हमेशा याद रखें स्टूडेंट, ये हमारे स्ट्रक्चर का नेम है और हमारा जो यहाँ पर हमने एरे लगाया है, और सॉरी स्टूडेंट ये एरेज है, स्लिप ऑफ टंग, मैंने इसको एरोज बोल दिया। तो यहाँ पर हमने क्या कर दिया है, एरे का साइज डिफाइन कर दिया है जो कि 10 है। अब आप मुझे जल्दी से बताएं कि एरे को हम किस से इनिशियलाइज करते हैं, 0 से करते हैं या 1 से करते हैं। अगर एरे का साइज 10 है तो इसके अंदर कितनी काउंटिंग आएगी, 0 से लेकर 10 तक या 0 से लेकर 9 तक। तो देखते हैं सबसे पहले कमेंट कौन करता है। यूनियन आर मोस्टली कॉमन यूज्ड व्हेन, तो यूनियंस को मोस्टली हम कहाँ पर यूज करते हैं, जहां पर मेमोरी कंजर्वेशन क्रिटिकल होती है, यानी कि बहुत जरूरी होती है हमारे लिए मेमोरी को कंजर्व करना एक गिवन टाइम पीरियड के लिए। छोटी सी रिक्वेस्ट है स्टूडेंट, आप वीडियो को डाउनलोड मत किया करें, इतनी मेहनत से मैंने ये पोर्टल बनाया है और फिर आपके लिए वीडियो रिकॉर्ड की है, एडिटिंग करनी है, तो काइंडली आप इसको डाउनलोड मत किया करें। देखिए आप बहुत सारे जो ड्रामास होते हैं, आपकी जो शॉर्ट्स होती हैं, उनको आप ऑनलाइन देखते हैं, लेकिन आपकी स्टडी के लिए जो लोग मेहनत करते हैं आप उनकी वीडियो को डाउनलोड कर देते हैं। तो ये बहुत इनजस्टिस है कि हम आपके इम्तहान के लिए इतनी एफर्ट करते हैं और आप उसको डाउनलोड कर लेते हैं। विच ऑपरेटर परफॉर्म अ बिटवाइज एंड, तो यहाँ पर हम इसको ऑटो सिलेक्ट कर लेते हैं। विच ऑपरेटर परफॉर्म अ बिटवाइज एंड, तो कौन सा ऑपरेटर होता है जो बिटवाइज एंड को इस्तेमाल करता है, तो हमारे पास एड्रेस ऑपरेटर यूज होता है। नेक्स्ट हमारे पास है M% का जो साइन होता है। विच बिटवाइज ऑपरेटर इज यूज टू मास्क 4 to 0 स्पेसिफिक बिट्स, तो बिटवाइज एंड हमारे पास 4 to 0 मास्क करने के लिए इस्तेमाल होता है। विच ऑपरेटर परफॉर्म अ बिटवाइज और, तो और के लिए हमारा ये स्लैश का जो सिंबल होता है वो यूज होता है। टू सेट अ स्पेसिफिक बिट टू 1 विच ऑपरेटर इज बेस्ट, तो अगर हमने 1 को सेट करना है मैक्सिमम, तो हम और को यूज करते हैं, क्योंकि 0 और 1 का जब हम और लेते हैं यानी कि प्लस करते हैं तो वो हमारे पास 1 रिटर्न करता है। और जब हमें 0 को प्रेफर करना हो, 0 की मास्किंग करनी हो, तो हम कौन सा यूज करते हैं, एंड को यूज करते हैं। द बिटवाइज एक्सऑर ऑपरेटर रिटर्न व्हेन 1 व्हेन, तो हमारा जो बिटवाइज एक्सोर होता है वो 1 कब रिटर्न करता है, जब दोनों जो बिट्स हैं वो डिफरेंट हो, ठीक है, जहां पर सेम होती है 0 रिटर्न करता है और जहां पर डिफरेंट होती है 1 रिटर्न करता है। विच ऑपरेटर इज ऑफ्टन यूज्ड फॉर सिंपल टॉगल और इंक्रिप्शन टास्क, तो सिंपल इंक्रिप्शन टास्क और टॉगल के लिए कौन सा ऑपरेटर यूज होता है, तो स्टूडेंट हमारा जो हेड का ऑपरेटर होता है इसको हम यूज करते हैं। और बेसिकली स्टूडेंट ये हमारा एक्स और ऑपरेटर होता है जो टॉगलिंग बिट्स के लिए यूज होता है। अप्लाई इट ट्विस्ट रिटर्न द ओरिजिनल वैल्यू, तो ये 2 बार ओरिजिनल वैल्यू से अप्लाई होता है। द बिटवाइज नोट ऑपरेटर डज व्हाट, तो बिटवाइज और ऑपरेटर क्या करता है, इन्वर्ट कर देता है हमारी वैल्यूज को, 1 को 0 के अंदर कन्वर्ट कर देता है और 0 को 1 के अंदर कन्वर्ट कर देता है। इवेल्युएट आपने करना है 5 and 3 इन बाइनरी, अपनी इनकी बाइनरी के अकॉर्डिंगली इसको इवेल्युएट। स्टूडेंट्स इसको आपने कैलकुलेटर पर सॉल्व करना है, मैं आपको करके भी दिखा देती हूँ। आपने इस यहाँ पर आना है और यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रोग्रामर का एक ऑप्शन होता है, इस पर क्लिक करना है। अब जैसे कि हमारे पास पहली वैल्यू क्या थी, हमारे पास पहली वैल्यू थी 5, तो 5 की बाइनरी भी यहाँ पर गिवन है। जस्ट स्टूडेंट्स आपने क्या करना है, यहाँ पर 5 की बाइनरी को पुट करना है, दरमियान में आपने किसको यूज करना है, एंड को, और लास्ट पर आपने 3 की वैल्यू को पुट कर देना है। तो इसका जो आंसर आएगा वो यहाँ पर आपको मेंशन हो जाएगा। ये मैं आपको करके दिखाती हूँ। तो ये देखिए स्टूडेंट्स, सिंपल मैंने इसको टाइप किया है और हमारा आंसर क्या है, 0 0 0 1, यानी कि 1 के बराबर आंसर आया है। और आप इसकी यहाँ पर चेक कर सकते हैं कि हेक्साडेसिमल के अंदर भी वैल्यू 1 है, डेसिमल के अंदर भी 1 है, ऑक्टल के अंदर भी 1 है और बाइनरी के अंदर 0 0 0 1। तो ये आपका सॉल्व हो गया। इसी तरह आप कैलकुलेटर को मैक्सिमम यूज कर सकते हैं। बिल्कुल इसी तरह आपने जिस तरह मैंने अभी आपको एंड करके दिखाया है, तो आपने 5 और 3 का
और भी इसी तरह से लेना है। और ये जो एमसीक्यू है मैक्सिमम आपके पेपर में आता है, मैक्सिमम स्टूडेंट को ये रिपीट होता है। तो जब हम 3 और 5 का और लेते हैं तो हमारे पास क्या आता है, 7 आता है। बिटवाइज ऑपरेटर कैन ओनली ऑपरेट ऑन, तो बिटवाइज ऑपरेटर किस चीज पर ऑपरेट कर सकते हैं, इंटीजर डेटा टाइप। और इंटीजर डेटा टाइप कौन सी होती है हमारे पास, करेक्टर, इंट एंड लॉन्ग। अब नेक्स्ट है हमारे पास विच ऑपरेटर शिफ्ट बिट्स टू द लेफ्ट, ऐसा कौन सा ऑपरेटर होता है जो लेफ्ट पर शिफ्ट कर देता है। तो स्टूडेंट्स डबल स्मॉलर देन का जो हमारे पास ऑपरेटर होता है वो लेफ्ट को शिफ्ट कर देता है, इसको हम कहते हैं लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर। शिफ्ट अ बाइनरी नंबर 1 पोजीशन टू द लेफ्ट इज इक्विवेलेंट टू, तो अगर हमने 1 पोजीशन उसको शिफ्ट करना है तो हम उसको मल्टीप्लाई करते हैं 2 के साथ। और ये रिपीट भी होता है, आपके क्विजेस में भी आया हुआ है। शिफ्ट अ बाइनरी नंबर 1 पोजीशन टू द राइट, अगर आपने राइट पर शिफ्ट करना है तो आप क्या करेंगे, डिवाइड। बस ये याद रखें कि एक नंबर को अगर हमने राइट पर करना है तो 2 के साथ डिवाइड करना पड़ेगा, अगर हमने 2 नंबर्स को करना हो तो 4 के साथ हो जाएगा हमारी डिवीजन। इसी तरह अगर हमने हमारे जो या लेफ्ट के साथ ट्रीट करना हो तो हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है व्हाट इज अ रिजल्ट ऑफ 8 लेफ्ट शिफ्ट टू 2, तो ये भी सिंपल हमारा जो कैलकुलेटर है वहां पर रोटेशंस दी होती हैं, आप उनको इम्प्लीमेंट करके इसका आंसर निकाल सकते हैं। वैसे भी हमें पता है स्टूडेंट्स कि जहां पर हमारे पास राइट का ऑपरेशन आ जाता है, शिफ्ट राइट, तो हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। तो जब हम 4 को डिवाइड 8 को डिवाइड करेंगे 4 के साथ तो 2 आएगा। देखिए अब आपने यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना, यहाँ पर 2 हमारी जो बिट्स हैं उनकी बात हो रही है। तो हमने कहा ना कि अगर एक को करना हो तो हम 2 को यूज करते हैं, लेकिन जब 2 को करेंगे तो जाहिर सी बात है वो 4 हो जाएंगे। वट इज द रिजल्ट ऑफ 3 राइट शिफ्ट 2, तो इसको हम किस तरह से करेंगे, इसके अंदर हम बेसिकली मल्टीप्लाई करते हैं। तो 2 को जब मल्टीप्लाई करना है, 2 एक बिट के लिए 2 होता है तो 2 बिट्स के लिए 4, जब 4 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो वो 12 बन गया। नेक्स्ट हमारे पास है बिट शिफ्ट आर फेवर्ड ओवर अर्थमेटिक ऑपरेटर बिकॉज, जो बिट शिफ्ट होती है उसको ज्यादा अहमियत हासिल है हमारे अर्थमेटिक ऑपरेटर्स पर। उसकी वजह क्या है, क्योंकि दे एग्जीक्यूट सिग्निफिकेंटली फास्टर एट द सीपीयू लेवल, तो ये जो होती है ना इनकी स्पीड बहुत अच्छी होती है, ये सीपीयू लेवल पर ऑपरेट कर सकती हैं। व्हेन राइट शिफ्टिंग अ नेगेटिव साइंड इंटीजर द वीकेंड बिट्स आर टिपिकली फाइल्ड विद, तो वीकेंड्स जो बिट्स होती हैं वो किसके साथ फील्ड होती हैं, 1 के साथ फील्ड होती हैं। नेक्स्ट हमारे पास है व्हेन लेफ्ट शिफ्टिंग एन इंटीजर द वीकेंड, जब लेफ्ट की तरफ हम शिफ्ट कर रहे हो तो जो वीकेंड बिट्स होती हैं वो 0 के साथ इंप्लीमेंट की जाती हैं। इज एक्स राइट शिफ्ट इक्वल्स राइट शिफ्ट 1 वैलिड फॉर फ्लोटिंग पॉइंट वेरिएबल्स, तो नो, ये हमेशा हमारे पास एरर दे देता है। तो आपने याद रखना है बिट वाइज शिफ्ट can't be applied to the floating point types, ये सिर्फ हमारे डेसिमल्स और हमारी जो इंटीजर्स होते हैं उनके साथ वर्क करता है। नेक्स्ट हमारे पास है विच ऑपरेटर हैज हायर प्रेसिडेंस शिफ्ट आर एडिशन, तो हमारा जो एडिशन है यानी कि प्लस है उसकी हायर प्रेसिडेंस है। और ये प्रेसिडेंस आप यहाँ पर देख भी सकते हैं कि अर्थमेटिक ऑपरेटर प्लस माइनस हैव हायर प्रेसिडेंस देन द शिफ्ट ऑपरेटर। और स्टूडेंट ये इंतहा का इंपॉर्टेंट है, इस लेक्चर के अंदर ये जो एमसीक्यू है ऑलमोस्ट तमाम स्टूडेंट से पूछा जाता है। लेक्चर नंबर 23 करते हैं हम, विच डायरेक्टिव इज यूज टू डिफाइन अ मैक्रो, तो मैक्रो को डिफाइन करने के लिए हमारा डिफाइन का डायरेक्टिव यूज होता है। मैक्रो आर प्रोसेस्ड बाय प्री प्रोसेसर्स। डू मैक्रोस परफॉर्म टाइप चेकिंग, तो डू मैक्रोस कौन सी टाइप चेकिंग के लिए यूज होता है, नो हमारा जो मैक्रोस है वो कभी भी टाइप चेकिंग के लिए यूज नहीं होता। नो दे आर जस्ट टेक्स्ट रिप्लेसमेंट, ये सिर्फ टेक्स्ट रिप्लेसमेंट के लिए यूज होते हैं। वाई इज डिफाइन स्क्योर डेंजरस, तो ये जो हमारे पास डिफाइन के थ्रू अगर हम किसी भी स्केयर को कैलकुलेट करते हैं तो ये हमारे पास क्यों डेंजरस है, क्योंकि स्केयर a प्लस बी बिकम्स a प्लस स्टैरिक a प्लस बी इंस्टेड a प्लस बी स्टैरिक a प्लस बी। तो अब इसका मतलब क्या है कि हमारी जो प्रेजेंट होती है ना ब्रैकेट्स यानी कि पैरेंथेसिस, उसके बगैर अगर हम x को लिखते हैं तो इंटरनली क्या होता है कि ये बग क्रिएट कर देता है और ये जो हमारा सिंटैक्स है उसके खिलाफ बात है। हाउ शुड द सेफ स्केयर मैक्रोस टू बी रिटर्न, तो हम किस तरह से डिफाइन स्केयर एक्स एक्स स्टेरिक एक्स, तो अगर हम इस तरह से लिखते हैं तो ये हमारे पास सेव होता है और इसको आप इससे भी याद रख लें कि ये आपका सिंटैक्स है। नेक्स्ट आपके पास है व्हाट डज
हैश इंक्लूड डू, तो हैश इंक्लूड क्या करता है, कॉपी द कंटेंट ऑफ द स्पेसिफाइड फाइल इनटू द करंट फाइल। तो जो हमारी स्पेसिफिक फाइल जो हमने स्पेसिफाई की होती है ना, उसका डेटा हमारी करंट फाइल के अंदर क्या कर देता है, मूव करवा देता है या फिर कॉपी कर देता है। विच डायरेक्टिव इंश्योर अ हेडर फाइल इज ओनली इंक्लूड वंस, तो हमारा ऐसा कौन सा डायरेक्टिव होता है जो इस चीज को इंश्योर करता है कि हमारी जो हेडर फाइल है वो जस्ट एक बार ही इंक्लूड की जाएगी। तो स्टूडेंट्स हमारा जो इफ एंड इफ नॉट डिफाइन एंड हमारा जो डिफाइन का डेरिवेटिव है वो इस चीज को डिसाइड करता है। व्हाट इज द मेजर डिसएडवांटेजेस ऑफ कॉम्प्लेक्स मैक्रोस ओवर फंक्शंस, तो कॉम्प्लेक्स मैक्रोस के क्या डिसएडवांटेजेस हैं, दे काज कोड ब्लॉट्स एंड आर इनक्रेडिबली हार्ड टू डिबग, तो हमारे जो मैक्रोस होते हैं ना वो बहुत ज़्यादा क्या हो जाते हैं, हमारे पास बड़े हो जाते हैं प्रोग्राम्स, और इनको डीबग करना भी हमारे लिए मुश्किल हो जाता है। C++ इनलाइन फंक्शन आर ऑफ्टन प्रेफर्ड ओवर मैक्रोस, तो हम क्यों प्रेफर करते हैं, पहली बात को हम प्रेफर करते हैं इनलाइन फंक्शन को, और उसकी वजह क्या है कि दे प्रोवाइड स्ट्रिक्ट टाइप चेकिंग एंड डिबगिंग सपोर्ट, तो स्ट्रिक्ट टाइप चेकिंग होती है और ये डिबगिंग के लिए भी हमें सपोर्ट करते हैं। हमारे पास जो अनडिफाइंड का डेरिवेटिव है ये किसके लिए यूज होता है, रिमूव अ मैक्रोस डेफिनेशन, तो ये मैक्रोस की डेफिनेशन को रिमूव करने के लिए यूज होता है। 24 इन सी स्टाइल डायनेमिक मेमोरी विच फंक्शन एलोकेट मेमोरी, तो सी की अगर हम बात करें ना तो हमारा कौन सा फंक्शन होता है जो मेमोरी एलोकेट के लिए यूज होता है, तो हमारा मेल लोकेट का फंक्शन यूज होता है। व्हाट डज मेल लोकेट रिटर्न इफ सक्सेसफुली, तो अगर हमारा जो मेल का फंक्शन है वो सक्सेसफुली रन हो जाए तो वो क्या रिटर्न करता है, वॉइड पॉइंटर, ठीक है, वॉइड स्टैटिक को प्रेजेंट करता है। व्हाट डज मेल रिटर्न इफ मेमोरी एलोकेशन फेल, तो अगर वो हमारी जो मेमोरी एलोकेशन है वो फेल हो जाए तो जीरो रिटर्न करता है। विच फंक्शन मस्ट बी कॉल्ड टू रिलीज मेमोरी एलोकेटेड बाय मेल लो, तो स्टूडेंट्स ऐसा कौन सा हमारे पास फंक्शन होता है जो मेमोरी रिलीज के लिए यूज होता है, डेट इज फ्री फंक्शन। What happen if you never call free on allocated memory, तो अगर आप अपनी मेमोरी को फ्री करते नहीं है, आप स्टोर करते जाते हैं तो एक टाइम पर क्या होता है, आपकी मेमोरी लीक होना स्टार्ट कर देती है। व्हाट डज कार्लोक एंड मैलोक फंक्शन, तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है, इट एलोकेट्स मेमोरी एंड इनिशियलाइज अ बिट टू द जीरो, ठीक है, ये क्या करते हैं, एलोकेट करते हैं मेमोरी को और इनिशियलाइज करते हैं बिट्स को जीरो के पास। व्हाट इज द करेक्ट syntax to allocate an array of 5 integers using mel, तो हमारा जो malloc होता है यानी कि mel के थ्रू हम उसको allocate करवा रहे होते हैं, तो उसका करेक्ट syntax क्या है, तो उसका syntax है int static malloc 5 static size of the int। नेक्स्ट हमारे पास है malloc locate memory to the heap, बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारा जो मेल का फंक्शन होता है वो एलोकेट करता है मेमोरी हीप को। Can free can be called to a pointer not allocated by the malloc or calloc, no it cause undefined behavior, तो कभी भी हमारा जो फ्री का फंक्शन है वो कॉल नहीं कर सकता ऑन अ पॉइंटर अगर उसकी जो एलोकेशन है वो ना हुई हो। तो why is the malloc डिस्करेज्ड इन मॉडर्न C++, तो हमारा जो malloc का फंक्शन है उसको हम डिस्करेज करते हैं, उसकी वजह यह है कि डजंट कॉल ऑब्जेक्ट कंस्ट्रक्टर्स, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट कंस्ट्रक्टर्स को कॉल नहीं करता, यही वजह है कि हम इसको डिस्करेज करते हैं, इसको यूज नहीं करते। यहाँ पर स्टूडेंट आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट स्टार्ट हो गए हैं। बेसिक आपका जो इम्पोर्टेंट सेक्शन है वो आपके लेक्चर नंबर 25 से ही स्टार्ट होता है, तो आपने 25 से एक भी कोड नहीं छोड़ना, आपने इसे अच्छे तरीके से तैयार करना है फॉर द सब्जेक्टिव एंड MCQ। व्हाट इज अ क्लास इन C++, तो हमारी C++ के अंदर क्लास क्या होती है, क्लास एक यूजर डिफाइंड ब्लूप्रिंट होता है फॉर क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट, ठीक है, अगर आपने ऑब्जेक्ट्स को क्रिएट करना है तो ये सहूलत आपको क्लास प्रोवाइड करती है क्योंकि ये यूजर डिफाइंड ब्लूप्रिंट के तौर पर काम करती है। आप इसकी डेफिनेशन को याद कर लें फॉर द MCQ और में भी अगर आपसे शॉर्ट क्वेश्चन में पूछी जाए। बाय डिफॉल्ट ऑल मेंबर ऑफ C++ आर, तो डिफॉल्टली जो ऑल मेंबर्स होते हैं हमारी जो क्लास होती है उसके वो प्राइवेट होते हैं, ठीक है। यहाँ मैंने जैसे अभी स्ट्रक्चर की बात की थी ना, तो इन दोनों में डिफरेंस आपने याद रखना है कि हमारे स्ट्रक्चर के ऑल जो मेंबर्स होते हैं वो क्या होते हैं, वो पब्लिक होते हैं, ठीक है, जो अंदर हम जिनको हम यूज कर रहे होते हैं, लेकिन हमारी जो बाय डिफॉल्ट मेंबर होते हैं C++ के अंदर क्लास के वो प्राइवेटली काम करते हैं। द कंसेप्ट ऑफ हाइडिंग इंटरनल डेटा फ्रॉम द आउटसाइड वर्ल्ड इज कॉल्ड इनकैप्सुलेशन और डेटा हाइडिंग।
नेक्स्ट हमारे पास है व्हाट विच ऑपरेटर इज यूज्ड टू एक्सेस पब्लिक मेंबर्स ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो अगर आपने किसी ऑब्जेक्ट का पब्लिक मेंबर एक्सेस करना हो तो आप डॉट ऑपरेटर को यूज करते हैं। एन इंस्टेंस ऑफ द क्लास इज कॉल्ड। इतना ये रिपीट होता है स्टूडेंट, आपके प्रैक्टिकल के अंदर, आपका जो थ्योरेटिकल पेपर होता है CS 201 का, बहुत ज्यादा रिपीट होता है कि इंस्टेंस ऑफ द क्लास क्या कहलाता है। तो याद रखना है, इंस्टेंस ऑफ द क्लास इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट फंक्शन डिफाइंड इनसाइड अ क्लास आर कॉल्ड। देखें अब इसमें फर्क है, जहां पर बात आती है ना इंस्टेंस की, जैसे एक छोटी सी चीज फॉर एग्जांपल अली, फूड, कार, तो ये चीज हमारी इंस्टेंस होती है, ठीक है। और हमारा जो फंक्शन होता है कि अली खाना खाता है, ठीक है, तो खाना खाना ये हमारा एक फंक्शन होता है। हमारा जो इंस्टेंस है फॉर एग्जांपल अली, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम ऑब्जेक्ट के तौर पर ट्रीट करते हैं, लेकिन हमारा जो पूरा काम होता है उसको हम किससे ट्रीट करते हैं, मेंबर फंक्शन से, और इसको हम क्या कहते हैं, मेंबर फंक्शन या मेथड्स। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और देखना ये हर स्टूडेंट को आएगा। टू डिफाइन अ क्लास मेथड आउटसाइड द क्लास बॉडी विच ऑपरेटर इज यूज। तो अगर आपने आउटसाइड द क्लास बॉडी डिफाइन करना है किसी भी फंक्शन को या किसी भी मेथड को, तो आप क्या यूज करते हैं, आप स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर यूज करते हैं। अभी आप मुझे बताएं, मेथड अली है या अली कार चलाता है, ये मेथड है, कार चलाना मेथड है या अली मेथड है, अभी मुझे कमेंट के अंदर बताएं, अभी पता चल जाता है कि आपका कंसेप्ट कितना है। और स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर हमारे पास कौन सा होता है, ये जो हम 4 डॉट्स लगा देते हैं ना। वाई डू वी यूज सेटर एंड गेटर मेथड्स। तो हम सेटर और गेटर मेथड को यूज क्यों करते हैं, ताकि हम टू सेव एक्सेस एंड मॉडिफाई प्राइवेट डेटा, ताकि हम सेफली एक्सेस कर सकें अपने मेंबर्स को और मॉडिफाई कर सकें अपने प्राइवेट डेटा को। व्हाट कीवर्ड ग्रांट एक्सटर्नल कोड एक्सेस टू द क्लास मेंबर्स। तो कौन सा कीवर्ड होता है जो ग्रांट करता है एक्सटर्नल कोड एक्सेस को, ताकि एक्सटर्नली हमारी जो क्लास के मेंबर्स हैं वो कोड को एक्सेस कर सके, तो वो हमारा पब्लिक होता है। जो भी चीज़ हमने पब्लिक बना दी है ना, तो उसका मतलब है कि उसे कोई भी यूज कर सकता है हमारे पूरे प्रोग्राम के अंदर। और कहाँ पर कर सकता है स्टूडेंट, हमारे मेन से पहले, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है कहना ऑब्जेक्ट ऑफ द क्लास बी पास टू द फंक्शन। जी हाँ, तो हमारे जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनको हम इजीली पास कर सकते हैं अपने फंक्शंस को। जैसे मैंने बताया ना कि अली और कार एक ऑब्जेक्ट्स थे, तो हमारा फंक्शन था चलाना, ठीक है, कार चलाना, परफॉर्म करना। तो हमने अली और कार को किस तरह से अटैच किया कि अली कार चलाता है। तो हम इनको वैल्यूज को, उनके रेफरेंसेस को और उनके पॉइंटर्स को यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है लेक्चर नंबर 26, ऑटो सिलेक्ट। व्हाट इज अ कंस्ट्रक्टर। बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, आपने याद रखना है कि अ स्पेशल मेंबर फंक्शन ऑटोमेटिकली कॉल्ड व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड। जब भी हम एक ऑब्जेक्ट को क्रिएट करते हैं तो ऐसा स्पेशल फंक्शन जो ऑटोमेटिकली कॉल्ड हो जाता है, दैट इज कॉल्ड कंस्ट्रक्टर। अ कंस्ट्रक्टर मस्ट हैव द एग्जैक्ट नेम सेम नेम एज क्लास, ठीक है। कंस्ट्रक्टर का नाम हमेशा क्लास के नाम जैसा होता है, बल्कि क्लास का नाम ही होता है। अगर आपकी क्लास का नाम स्टूडेंट है तो कंस्ट्रक्टर का नाम भी स्टूडेंट होगा। अगर आपकी क्लास का नाम क्लास है तो उसका नाम भी, हमारे कंस्ट्रक्टर का नाम भी क्लास होगा। और एक इंपॉर्टेंट चीज कि हमारे जो कीवर्ड्स होते हैं हम उनको एज हमारे जो वेरिएबल नेम है यूज नहीं कर सकते, तो हम क्लास का वेरिएबल यूज नहीं करेंगे, लेकिन हम सी को छोटा कर लेंगे, तो इस तरह हम इसको यूज कर सकते हैं। व्हाट इज द रिटर्न टाइप ऑफ कंस्ट्रक्टर। तो कंस्ट्रक्टर की क्या रिटर्न टाइप होती है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि इट हैज नो रिटर्न टाइप। आपका क्लास वाला जो टॉपिक है वो वैसे ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आपके पास है, और मैक्सिमम सब्जेक्टिव क्लास वाले टॉपिक से ही आता है, अ कंस्ट्रक्टर दैट टेक नो आर्ग्यूमेंट। ऐसा कंस्ट्रक्टर जो कोई आर्ग्यूमेंट नहीं लेता उसको हम डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कहते हैं। कैन अ क्लास हैव अ मल्टीपल कंस्ट्रक्टर। जी हाँ, बड़े कंस्ट्रक्टर हो सकते हैं, जितना दिल करें आप बनाएं। और बना किस तरह से कर सकते हैं, ओवरलोडिंग के थ्रू। और अगर हम एक से ज्यादा कंस्ट्रक्टर बनाते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग। इफ अ प्रोग्रामर डजंट राइट एनी कंस्ट्रक्टर। तो अगर प्रोग्रामर कंस्ट्रक्टर लिखता ही नहीं है तो ऑटोमेटिकली एक कंस्ट्रक्टर जनरेट हो जाता है, जिसको हम कहते हैं डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। व्हेन इज द पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर कॉल्ड। तो पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर को हम कब कॉल करते हैं, व्हेन आर्ग्यूमेंट आर पास्ड ड्यूरिंग द ऑब्जेक्ट क्रिएशन। तो जब हम ऑब्जेक्ट को क्रिएट करते हैं ना, और उसी टाइम पर ही हम उसको आर्ग्यूमेंट पास कर रहे होते हैं, तो तब हमारा जो कंस्ट्रक्टर कॉल होता है दैट इज कॉल्ड पैरामीटराइज्ड
कंस्ट्रक्टर. व्हाट हैपन इफ यू राइट अ पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर बट नॉट अ डिफॉल्ट वन. तो अगर आप डिफॉल्ट को नहीं लिखते लेकिन सिर्फ आप पैरामीटराइज को लिखते हैं तो क्या होगा कि कंपाइलर रिमूव द ऑटोमेटिक, जो रिमूव हमारे पास ऑटोमेटिक चीज़ है ना उसको रिमूव कर देंगे और जो हमने मेंशन कर दी है वो लिख देंगे. नेक्स्ट हमारे पास है कैन कंस्ट्रक्टर बी अ प्राइवेट. तो जी हाँ, हमारा जो कंस्ट्रक्टर है उसको हम प्राइवेट भी कर सकते हैं. तो यस, यूजुअली फॉर सिंगल टोन डिजाइन पैटर्न, और ये सिंगल टोन डिजाइन पैटर्न्स के लिए यूज होता है. नेक्स्ट हमारे पास है वेयर शुड कंस्ट्रक्टर टिपिकली बी डिक्लेयर्ड इन अ क्लास. तो क्लास के अंदर हम कंस्ट्रक्टर को कहाँ पर डिक्लेयर करते हैं? इन अ पब्लिक सेक्शन. ठीक है, पब्लिक सेक्शन के अंदर हम इसको डिक्लेयर करते हैं. बहुत ही इंपॉर्टेंट ये एमसीक्यू हमने कवर कर लिया. और आपने स्टूडेंट ये भी याद रखना है कि आपकी कंस्ट्रक्टर्स की कितनी टाइप्स होती हैं. ठीक है, व्हाट इज अ डिस्ट्रक्टर. तो डिस्ट्रक्टर क्या है? हमने जो काम कंस्ट्रक्टर से किया है उसको अब आपने उसको खाली भी तो करना है. आपने जो ऑब्जेक्ट्स बनाए हैं उनको डिस्ट्रॉय भी तो करना है. अगर आप डिस्ट्रॉय नहीं करते तो मेमोरी लीक हो जाती है. तो वो हमारा टूल जो ऑब्जेक्ट्स को डिस्ट्रॉय करने के लिए यूज होता है और ऑटोमेटिकली कॉल होता है और हमारी मेमोरी हमारे लिए और ज्यादा मेमोरी बनाता है, वो कौन सा हमारे पास फंक्शन होता है? दैट इज कॉल्ड डिस्ट्रक्टर. ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है हाउ इज डिस्ट्रक्टर नेम्ड. तो डिस्ट्रक्टर का नाम क्या होता है स्टूडेंट? डिस्ट्रक्टर का नाम सेम हमारी क्लास के नाम जैसा होता है, हमारे कंस्ट्रक्टर जैसा होता है, लेकिन ना उसके स्टार्ट के अंदर हम एक टिल्ड का सिंबल लगाते हैं. ये जो सिंबल है ना इसको हम कहते हैं टिल्ड. ठीक है, तो जो भी डिस्ट्रक्टर होगा ना या जो भी हमारे पास फंक्शन हो जिसके आगे ये टिल्ड का सिंबल लगा तो हम उसको क्या कहते हैं कि ये डिस्ट्रक्टर है. डज अ डिस्ट्रक्टर टेक आर्ग्यूमेंट्स? तो नो, इट डजंट टेक आर्ग्यूमेंट्स. कैन अ डिस्ट्रक्टर बी ओवरलोडेड? तो नहीं, हम डिस्ट्रक्टर को कभी भी ओवरलोड नहीं कर सकते. व्हाट इज द रिटर्न टाइप? तो रिटर्न टाइप वही होती है जो हमारी क्लास की होती है या फिर इसकी अपनी कोई रिटर्न टाइप नहीं होती. ठीक है, इन व्हाट ऑर्डर आर डिस्ट्रक्टर कॉल्ड फॉर मल्टीपल लोकल. तो हमारे जब बहुत सारे मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स हो जाते हैं तो हम किस ऑर्डर में अपने डिस्ट्रक्टर को कॉल कर सकते हैं? हम रिवर्स ऑर्डर ऑफ क्रिएशन, यानी कि जिस ऑर्डर में हमने उनको क्रिएट किया था हम उसके रिवर्स, मतलब आपने पहले कंस्ट्रक्टर 1 2 3 4 5 इस तरह से किया, लेकिन जब आपने डिस्ट्रॉय करना तो क्या करेंगे आप? 4 3 2 1. नेक्स्ट हमारे पास है when exactly a destructor called for a local objects. तो local objects के लिए हम destructor को कब कॉल करते हैं? when object goes out of the scope. what is the primary purpose of writing a custom destructor? तो custom destructor लिखने का primary purpose क्या होता है? to free dynamically allocated memory inside the object. if an object is created dynamically using new, when does it destructor runs? तो जब एक ऑब्जेक्ट को हम क्रिएट कर लेते हैं डायनेमिकली तो न्यू को यूज करते हुए व्हेन इट्स डिस्ट्रक्टर डन. तो कब ये होता है? जब हम ओनली व्हेन डिलीट एक्सप्लिसिटली कॉल्ड ऑन द पॉइंटर. तो जब हम डिलीट को कॉल करते हैं ना एक्सप्लिसिटली तो ये तब रन होता है. कैन यू एक्सप्लिसिटली कॉल अ डिस्ट्रक्टर लाइक ओबीजे डॉट डिस्ट्रक्टर क्लास नेम? तो यस, आप इसको कर सकते हैं, लेकिन इसको हम डिस्करेज करते हैं क्योंकि ना ये हमारी जो कॉम्प्लेक्सिटी होती है उसको बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर देता है. तो यही वजह है कि हम इसको क्या करते हैं, हम इसको ज़्यादा रिकमेंड नहीं कर रहे होते. नेक्स्ट हमारे पास है लेक्चर नंबर 28. विच ऑपरेटर एलोकेट डायनेमिक मेमोरी इन C++. तो C++ के अंदर डायनेमिक मेमोरी कौन एलोकेट करता है? न्यू का कीवर्ड. व्हाट हैपन व्हेन न्यू इज यूज्ड टू क्रिएट एन ऑब्जेक्ट. तो न्यू अगर हम यूज करते हैं ऑब्जेक्ट को क्रिएट करने के लिए तो क्या होता है? मेमोरी इज एलोकेटेड एंड द कंस्ट्रक्टर इज कॉल्ड. ठीक है, मेमोरी एलोकेट कर देता है. आप यहाँ से याद कर लें इसकी डेफिनेशन के न्यू कीवर्ड इज यूज टू क्रिएट एन ऑब्जेक्ट इन ऑब्जेक्ट मेमोरी इज एलोकेटेड. ठीक है, ऑब्जेक्ट की मेमोरी एलोकेट हो जाती है एंड कंस्ट्रक्टर इज कॉल्ड. विच ठीक है, विच ऑपरेटर फ्री डायनेमिक मेमोरी इन C++. तो फ्री कौन करता है डायनेमिक मेमोरी को? डिलीट का हमारे पास जो कीवर्ड होता है. व्हाट हैपन व्हेन डिलीट इज कॉल्ड ऑन एन ऑब्जेक्ट पॉइंटर. तो जब हम ऑब्जेक्ट पॉइंटर के ऊपर उसको कॉल करते हैं तो क्या करता है? तो हमारा जो डिस्ट्रक्टर होता है वो उसको कॉल कर देता है और हमारी जो मेमोरी होती है वो फ्री हो जाती है. व्हाट डज न्यू इंट रिटर्न. तो न्यू इंट किस चीज को रिटर्न करता है? अ पॉइंटर टू इंटीजर. ठीक है, int static. if memory allocation using new fails, what traditionally happen? अगर memory allocation
फेल हो जाती है न्यू कीवर्ड को यूज करते हुए, तो ट्रेडिशनली क्या होता है, तो ये थ्रो कर देता है हमारे जो वैल्यू होती है या हमारी लोकेशन होती है उसको एज अ एक्सेप्शन। ये देखें यहाँ पर, और ये हमारे पास ना एक बैड प्रैक्टिस होती है, ठीक है, इसको हम यूज नहीं करते ज्यादा। व्हाट इज अ मेमोरी लीक? तो मेमोरी लीक क्या होती है, जब हम डायनेमिकली मेमोरी को एलोकेट करवाते हैं लेकिन उसको हम कभी डिलीट ही नहीं करवाते। डायनेमिक करवाने का मतलब होता है कि हम उसे पक्का पक्का करवा देते हैं। ऐसे ही है ना कि अगर आप लैपटॉप के अंदर भरते जाएंगे, चीजें भरते जाएंगे तो एक टाइम पर आकर स्पेस नहीं बचेगी, तो आपको फर्दर अपनी टाइम टू टाइम चीजों को डिलीट करना पड़ता है। और इसे डिंगलिंग पॉइंटर इतना इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट की, इंतहा का इंपॉर्टेंट है। तो डिंगलिंग पॉइंटर क्या होता है, अ पॉइंटर पॉइंटिंग टू द मेमोरी दैट हैज ऑलरेडी बीन डिलीटेड। देखें, आपने एक ऑब्जेक्ट बनाया या फिर आपने एक ऑब्जेक्ट के लिए स्पेस को, वेरिएबल के लिए स्पेस को एलोकेट करवाया, फिर आपने उसको डिलीट कर दिया, ठीक है, लेकिन जब आपका पॉइंटर उस डिलीट की हुई मेमोरी को ही पॉइंट कर रहा हो, तो जब उसके ऊपर कुछ है ही नहीं, ठीक है, जब उसके अंदर कोई डेटा ही नहीं है, तो उसको हम कहते हैं डिंगलिंग पॉइंटर, ठीक है। वो इसकी एक मिस्टेक होती है और ये बहुत ज्यादा मुश्किलात क्रिएट करता है हमारे लिए। हाउ डू यू अवॉइड डिंगलिंग पॉइंटर आफ्टर डिलीशन? तो आप किस तरह से इससे अवॉइड कर सकते हैं? सेट अ पॉइंटर टू नल आर नल पीटीआर, ठीक है, आप इसको या तो सेट करें नल या फिर नल पीटीआर के साथ इसको सेट करें। कैन यू यूज डिलीट ऑन अ लोकल स्टैक वेरिएबल? नो, इट विल काज अ क्रिटिकल रन क्रैश। तो आप कभी भी लोकल स्टैक वेरिएबल के ऊपर डिलीट कीवर्ड को यूज नहीं कर सकते। नेक्स्ट हमारे पास है लेक्चर नंबर 29। हाउ डू यू डायनेमिकली एलोकेट एन एरे ऑफ 10 इंटीजर्स? तो आप डायनेमिकली किस तरह से न्यू कीवर्ड को यूज करते हुए करते हैं इसको एलोकेट? सबसे पहले हम डेटा टाइप लिखते हैं इंट, फिर हम स्टैटिक लगाते हैं, फिर हम नाम लिखते हैं अपनी हमने जो भी फंक्शन बनाया है, और फिर न्यू का कीवर्ड लगाते हैं और इंट अपनी डेटा टाइप करते हैं स्पेसिफाई, और एरे का साइज मेंशन कर देते हैं। तो ये बेसिकली हमारे पास सिंटैक्स है न्यू कीवर्ड के थ्रू डायनेमिकली अपनी एरे को एलोकेट करवाने का। और ब्रैकेट्स डोनेट एरे लोकेशन, ठीक है, ब्रैकेट्स जहां पर भी हम कहते हैं कि ये एरे एलोकेशन हो रही है। व्हेन डायनेमिकली एलोकेटिंग एन एरे ऑफ द ऑब्जेक्ट व्हाट मस्ट द क्लास हैव? तो जब हम डायनेमिकली कर रहे होते हैं तो क्लास के पास क्या होना जरूरी है? डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, यानी कि उसके अंदर कोई पैरामीटर्स नहीं होने चाहिए। हाउ मस्ट यू फ्रीड अ डायनेमिक एलोकेटेड एरे? तो आप डिलीट ब्रैकेट एरे को का यूज करते हुए आप अपनी डायनेमिक एरे को डिलीट कर सकते हैं। व्हाट हैपन इफ यू सी डिलीट पीटीआर इंस्टेड ऑफ डिलीट ब्रैकेट पीटीआर ऑन द एरे? अच्छा जी, तो डिलीट पीटीआर और डिलीट हमारे पास जो बॉक्स ब्रैकेट पीटीआर है इनमें डिफरेंस होता है, और वो क्या होता है कि इट ओनली कॉल द डिस्ट्रक्टर फॉर द फर्स्ट ऑब्जेक्ट लिखिंग द रेस्ट। तो ये सिर्फ हमारा जो फर्स्ट ऑब्जेक्ट होता है ना उसके डिस्ट्रक्टर को कॉल करता है, बाकी कोई डिस्टर्ब नहीं करता। देखिए, ओमिटिंग array occupy a single contiguous block at the heap. If ptr points to a array of the object, what does ptr2? तो अगर ptr हमारे array of object को प्रेजेंट कर रहा है तो ptr2 किस चीज को प्रेजेंट करेगा? ये एक्सेस करेगा थर्ड ऑब्जेक्ट इन द मेमोरी। देखिए, सिंपल अगर 0 के लिए है तो 1, सॉरी सिंपल अगर 1 के लिए है सिर्फ पीटीआर, तो हमारा ptr1 हमारे पहले हमारा जो फर्स्ट होता है उसके लिए होगा, और हमारा जो थर्ड है उसके लिए हम एग्जैक्टली 2 को यूज करेंगे। वही हमारा जो 0 के लिए यूज होता है ना, देखें अगेन यहाँ पर मैं आपको लिख भी देती हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो, थोड़ा सा ये कंफ्यूजिंग तो है। यहाँ पर हम इसको लिखते हैं, देखें अगर सिर्फ पीटीआर लिखा हुआ है तो हम क्या कहते हैं कि ये हमारा 0 को एलोकेट कर रहा है, ठीक है। इसी तरह अगर पीटीआर 1 लिखा हुआ है तो ये किसको कर रहा होगा? एग्जैक्टली हमारी जो एरे का ऑब्जेक्ट है क्या कहते हैं उसे, 1 को प्रेजेंट कर रहा होगा। ओ सॉरी स्टूडेंट, यहाँ पर 0 आएगा, ठीक है, यहाँ पर 0 आएगा, और हमारा जो 0 है वो किसको प्रेजेंट कर रहा है? 0 ये प्रेजेंट कर रहा होगा 1 को, इससे थोड़ी सी मिस्टेक होगी, ये 1 को प्रेजेंट कर रहा होगा, और ये जो 1 है वो किसको प्रेजेंट कर रहा होगा? ये 2 को प्रेजेंट कर रहा होगा। इसी तरह जो ptr2 है, यहाँ पर हम करते हैं ptr, हमारी जो ब्रैकेट्स ये मेंशन हम कर देते हैं यहाँ पर ब्रैकेट्स, और यहाँ पर हम लिखते हैं 2। तो ये किसके इक्वल होगा स्टूडेंट्स? ये इक्वल होगा
3 के। तो ये सिंपल सी कैलकुलेशन है, ये वैल्यू चेंज हो जाएंगी, लेकिन एमसीक्यू आपसे बिल्कुल इसी तरह से पूछा जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास है, कैन द साइज ऑफ डायनेमिक एलोकेटेड एरे कैन बी डिटरमाइंड एट रन टाइम। यस, हम रन टाइम के ऊपर इसके साइज को डिटरमाइन कर सकते हैं। व्हाट डज न्यू इंट 5 डू। तो न्यू का कीवर्ड यूज करते हुए जब हम 5 को इनिशियलाइज करवाते हैं तो ये क्या करता है, क्रिएट वन इंटीजर इनिशियलाइज टू द वैल्यू। तो ये एक ऐसा इंटीजर क्रिएट कर देता है जो कि क्या करता है, जो इनिशियलाइज कर देता है हमारी 5 की वैल्यू को। इफ इज इट सेफ टू रिटर्न अ डायनेमिक एरे पॉइंटर फ्रॉम द फंक्शन। तो यस, ये हमारे पास सेव होता है बिकॉज इट इज ऑन द हीप। हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिलीटिंग डायनेमिक एरे मेमोरी। तो डायनेमिक एरे मेमोरी अगर हम यूज करें फॉर डिलीटिंग डायनेमिक एरे मेमोरी, तो कौन रिस्पॉन्सिबल होता है इस चीज के लिए। और हमेशा याद रखें कि मेमोरी को एलोकेट करवाना, फ्री करवाना, ये जो तमाम काम होते हैं ना, वो प्रोग्रामर के होते हैं। हमारी लैंग्वेज को क्या पता, हमारे कंप्यूटर को क्या पता जो चीज, कौन सी चीज आपने रखनी है और कौन सी आपने डिलीट करनी है। नेक्स्ट हमारे पास है लेक्चर नंबर 30। लेक्चर नंबर 30 है हमारे पास, What is the reference variable in C++। तो reference variables क्या होते हैं, it is a nickname for existing variables। What is the sample declare as a reference। तो reference के लिए हम हमारे पास जो m% का sample होता है वो यूज करते हैं। When must a reference be initialized। तो reference को हम कब initialize कर देते हैं, immediately when it is declared, जैसे ही वो declared होता है। Can a reference be reassigned to a refer to a different variable later। तो नहीं, a reference is a permanently bound to the initial variable। तो इनिशियल जहां पर हम उसको करवा देते हैं ना, वो फिर वहां पर परमानेंट हो जाता है। यहाँ पर देखिए, वंस बॉन्ड, जब हम उसको बॉन्ड करवा देते हैं, असाइनिंग टू द रेफरेंस जस्ट चेंज द ओरिजिनल वेरिएबल वैल्यू। तो जब भी हम उसमें चेंज करते हैं तो हमारी जो ओरिजिनल वैल्यू होती है वो चेंज होती है। कैन यू हैव अ नल रेफरेंस। तो नहीं भाई, रेफरेंस नल कैसे हो सकता है। नो, रेफरेंस मस्ट ऑलवेज रेफर टू अ एक्चुअल ऑब्जेक्ट। ठीक है, अगर आपने इशारा किया है तो ऐसे आपने हवा में थोड़ी इशारा किया होगा। रेफरेंस का मतलब यही होता है। या फिर आपने किसी का हवाला दिया है तो आपने किसी जिन भूत का थोड़ी दिया होगा, किसी जो एक्चुअल चीज है उसका ही हवाला दिया होगा। नेक्स्ट हमारे पास है, डज यूजिंग अ रेफरेंस रिक्वायर डी रेफरेंसिंग विद एस्टेरिक। तो एस्टेरिक के साथ जब हम रेफरेंस डी रेफरेंसिंग करते हैं तो हमें क्या रिक्वायर होता है। डज रेफरेंस रिक्वायर डी रेफरेंस। तो हमें क्या डी रेफरेंसिंग रिक्वायर होती है। नो, इट इज यूज एग्जैक्ट लाइक अ नॉर्मल वेरिएबल। बिल्कुल हम नॉर्मल वेरिएबल की तरह इसको यूज करते हैं। इफ इन हमारे पास m% रेफरेंस इज इक्वल टू x एंड व्हाट वी डू रेफरेंस इज इक्वल टू 10, व्हाट हैपन। तो देखें, आपने अब एक रेफरेंस क्रिएट किया x के नाम से, इंट टाइप का। तो अगर आप रेफरेंस कर रहे हैं 5 को, तो क्या होगा कि आपका जो x है, जहां पर कुछ भी नहीं था, तो वहां पर कौन सी वैल्यू आ जाएगी, 10। 5 अगर आप करेंगे तो 5 आ जाएगी, 10 करेंगे तो 10 आ जाएगी, और x को 10 असाइन हो जाएगा। कैन यू क्रिएट एन एरे ऑफ द रेफरेंस। तो नहीं, C++ स्ट्रिक्टली फोरबाइट एरे ऑफ द रेफरेंस। तो कभी भी हम एरे ऑफ द रेफरेंस क्रिएट नहीं कर सकते। हाउ मच एक्स्ट्रा मेमोरी डज अ रेफरेंस टिपिकली कंज्यूम। तो एक्स्ट्रा मेमोरी कितनी कंज्यूम करता है, सेम एज अ पॉइंटर, बिल्कुल जितनी पॉइंटर के लिए कंज्यूम कर रहा होता है। व्हाट इज द प्राइमरी यूज केस फॉर रेफरेंस। प्राइमरी यूज केस क्या होता है, पास बाय रेफरेंस इन अ फंक्शन आर्ग्यूमेंट टू अवॉइड कॉपिंग। ठीक है, हमारे जो रेफरेंस का फंक्शन होता है वो क्या करता है कि ये पास बाय रेफरेंस फंक्शन के अंदर हम आर्ग्यूमेंट को पास करते हैं, और जिससे हमारा जो कॉपिंग होती है उससे अवॉइड हो जाता है। तो होप सो स्टूडेंट्स आपके लिए ये चीज़ हेल्पफुल रही होगी। इंशाल्लाह हम लेक्चर 31 को कंटिन्यू करेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। काइंडली चैनल को लाइक जरूर करें, सब्सक्राइब करें, और वीडियो अच्छी लगी हो तो एक प्यारा सा कमेंट करें। और दूसरा पार्ट मैंने आपकी रिक्वेस्ट पर बनाना है। अगर आप रिक्वेस्ट करेंगे तो नेक्स्ट मूव करूंगी मैं, अगर आपका रिस्पॉन्स अच्छा हुआ, वरना बस इतनी ही वीडियो होगी।